हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे आगामी यूपी पैट 2023 से संबंधित मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की हुई है, जिसके तहत मैं पहले इतिहास के कुछ टॉपिक करा रहा हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो मौर्य साम्राज्य है। और हमारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य और अशोक। तो क्यों ना मौर्य साम्राज्य को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और जितने भी इसके फैक्ट एग्जाम में आते हैं उनको सीखा जाए दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने पहला फोटो लिया है, इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखो आप, जो कि हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसके बाद इसका लड़का बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अशोक, जो मुख्यतः माना जा गया है। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार अगर मौर्य साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो ये है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, बृहदत्त था। तो इस पेज से हमें यही जानकारी देखने को मिलती है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। मौर्य वंश का संस्थापक, जैसे मैंने बताया, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसने 322 बीसी में नंद वंश के घनानंद को हराया। ये बात आपको देखने को मिलेगी। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी जाने जाते हैं। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोटस कहा है। एपियानस और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा है। और नियार्कस ने इसे सेंट्रोकोप्स कहा है। और विशाख दत्त की जो पुस्तक मुद्रा राक्षस है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में इसे वर्सल और निम्न कुल का दोस्तों कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फिलहाल ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इसके प्रधानमंत्री अर्थात गुरु की बात करूं तो दोस्तों, मैं आप सभी को भली भांति परिचित है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चाणक्य जी की एक पुस्तक पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। ये तो आपको भली भांति, आप इससे परिचित हैं ही। आगे देखें, कार्य और युद्ध। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त ने। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी इसके साथ की। और बदले में क्या होता है, इन दोनों के बीच एक संधि होती है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को ये बुरी तरह हरा देता है। और बुरी तरह हारने के बाद काबुल, कंधार, हेरात और मकरान इसने चंद्रगुप्त को देने होते हैं। उसके बदले में चंद्रगुप्त इसे कुछ हाथी दान देता है और इसकी पुत्री से शादी कर लेता है। आगे देखते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अर्थात गिरनार अभिलेख, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, चंपू शैली में है। तो ये आपको केवल एक बात याद करनी है दोस्तों कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है दोस्तों, ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यह बात भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। उसके बाद जो इसमें इसका पुनर्निर्माण है दोस्तों, वो पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक द्वारा भी इसका निर्माण किया गया और रुद्रदामन द्वारा भी इसका निर्माण किया गया। मैगस्थनीज, ये बार बार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इंडिका, एक क्वेश्चन बार बार आता है, इंडिका पुस्तक किसकी है, तो दोस्तों मैगस्थनीज की है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था। आगे बढ़ें और देखते हैं, अगर मैं बात करूं, ये जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। इसने भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा ली। और 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसकी सल्लेखना विधि द्वारा मृत्यु हो गई दोस्तों। ये बात मैंने पीछे जैन धर्म में भी बताई थी दोस्तों, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया और इसके गुरु भद्रबाहु थे। और 298 बीसी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम दिनों में व्रत रहकर अर्थात सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण दोस्तों त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें में जानने को दोस्तों मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी मैगस्थनीज के बारे में बताया है, तो इसकी पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी पुस्तक इंडिका है दोस्तों, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। और मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों की शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों से सवार रहते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात ही एक कमरे में नहीं सोते थे।
पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये सभी जानकारी दोस्तों में इंडिका से मिलती हैं, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी के कच्ची ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर और की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से लिया है। ये तो मुख्यतः बातें हैं जो हमारे इंडिका से देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पहला लड़का अर्थात बिंदुसार, जिसका जन्म 258 में ये गद्दी पर बैठता है। इसे अमित्रघात कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। भद्रसार कहा जाता है, सिंहसेन कहा जाता है और 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। ये बात बौद्ध विद्वान तारानाथ जी ने कही थी। इसे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कहा जाता है, जबकि आजीवक संप्रदाय के जनक जो माने जाते हैं मखलीपुत्र गोसाल माने जाते हैं, लेकिन इसने ये बताया जाता है कि इसने आजीवक धर्म अपना रखा था। सीरियन नरेश एंटियोकस के डाइमेकस को भेजा तथा बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। ये भी बात देखने को मिलती है, ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, खल्लाटक है दोस्तों। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु व झेलम नदी के बीच 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अशोक को भेजा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था तो बिंदुसार ने वहाँ पर उसे किसे भेजा था, तो सबसे पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं अशोक महान, जो कि 269 BC में गद्दी पर बैठा अर्थात मौर्य वंश का सम्राट बना। आगे देखते हैं, पहले देखते हैं इनके बारे में क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। इससे पहले ये अवंती के राज्यपाल थे। इनके पिता बिंदुसार जो मैंने पिछले बताया, माता का नाम सुभद्रांगी, जो कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार पता चलता है कि इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के कुछ अन्य नाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या, मोस्की, गुर्जरा, नैतूर और उडेगोलम लेक में इनका नाम अशोक मिलता है। कनगन हल्ली शिलालेख कर्नाटक में इनका नाम रानियों अशोक मिलता है। पुराणों में इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है और ब्राह्मु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात सामने आई है निकल के दोस्तों, 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अभिलेख अर्थात जिसमें इनका नाम पियदस्य मिलता है। और ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी पैट में पूछा गया है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख में इनका नाम अशोक मौर्य मिलता है। आगे बढ़ते देखते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये भी एक सूक्ष्म जानकारी देखने को मिलती है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो अशोक के बारे में कुछ जानकारी थी। आगे बढ़ें और देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक का धार्मिक जीवन देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म को ये मानते थे स्टार्टिंग में, और राजतरंगिणी के अनुसार ये शैव धर्म को मानते थे। और बौद्ध साहित्य और अरहोरा लेख में एक बात कही गई है कि इन्होंने निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया। ये काफी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली। और बौद्ध तीर्थों की यात्रा भी मानते हैं, इन्होंने बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में इन्होंने निगाली सागर की यात्रा की और 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये तो आपने पता ही है। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तथा सिलोन भेजा। तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगली पुत्र तिस जिसके एक तरीके से शासनकाल या अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़े। अशोक व आजीवक संप्रदाय, आजीवक और अन्य संप्रदायों का सम्मान करते थे जिन्होंने इसको धार्मिक सहिष्णुता कहा। बराबर की पहाड़ियों बिहार में 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। अशोक की धम्म नीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णन है अशोक की धम्म नीति का, जिसका अर्थ है नैतिक नियमों की संहिता दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि अशोक का धम्म किस शिलालेख में वर्णित है, तो 11वें शिलालेख में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अशोक की कलिंग विजय। इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है क्योंकि इस विजय के तुरंत बाद ही इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था, जिसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। ये लड़ाई 261 BC कलिंग वर्तमान जो कि उड़ीसा का दक्षिण भाग पर हमला है, जिसकी राजधानी तोसली, उड़ीसा ये कलिंग की राजधानी पूछ लेते हैं कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। इस युद्ध में जब ये जीत गया और जीतने के बाद इसने बुरी तरह लाशों को देखा तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया
हृदय परिवर्तन होने के बाद इसने बौद्ध धर्म को दोस्तों स्वीकार लिया। इसके बाद बढ़ते हैं परवर्ती मौर्य साम्राज्य। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक बृहदत्त, जो कि मैंने बताया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और फिर मगध में शुंग वंश का निर्माण दोस्तों हो गया। अब देखते हैं पतन के कारण। अयोग्य उत्तराधिकारी, अर्थात जब अशोक हर के समय में मौर्य साम्राज्य फल फूल रहा था, लेकिन बाद में कोई अच्छा उत्तराधिकारी इनको नहीं मिल पाया। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, रोमिला थापर के अनुसार बताया जाता है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया H.C. राय चौधरी द्वारा बताई जाती है। करों की अधिकता और आर्थिक समस्याएं, ये भी एक कारण होता है इनके पतन का। आगे बढ़ते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन, जो कि माना जाता है कि एक बार कुणाल के हाथों में चला गया था और एक दशरथ के हाथों में पूर्वी हिस्सा चला गया था। अब देखते हैं अशोक के कुछ अभिलेख। अशोक के शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा ही बताया गया है और उसमें मुख्यतः 3 माने जाते हैं। सबसे पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें शिलालेख को भरत और लघु में बांटा गया है और स्तंभलेख को दीर्घ और लघु में बांटा गया है और गुहालेख एक ही है दोस्तों। तो देखते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेखों के खोजकर्ता। ये माना जाता है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की, तो टिम पैंथलन ने की। उनको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ये आगे लिखी हुई है बात कि किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा। अभिलेखों की लिपि पूछ लेते हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपि, जो कि अफगानिस्तान से ली गई है। खरोष्टी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी व मनसेरा से ली गई है। और ब्राह्मी लिपि, जिसका पूर्ण रूप से हिस्सा जो है भारत से दोस्तों लिया गया है। आगे बढ़ें और देखते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है दोस्तों, अशोक के दीर्घ शिलालेख, जिनकी संख्या 14 है, 8 विभिन्न स्थानों से इनकी प्राप्ति हुई है। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सभी शिलालेखों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बातें आगे देखते हैं क्या है। अशोक के लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ये निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए: रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरात दतिया में, सोरोमारो शहडोल में और पनगुडरिया सीहोर मिला है। अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेख, जो कि मोस्की अर्थात कर्नाटक से मिला, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नैतूर, उडेगोलम, सन्नाती, सभी कर्नाटक गुर्जरा अभिलेखों में भी इसका नाम अशोक मिलता है। बैराट अभिलेख राजस्थान, इसी में अशोक ने स्वयं को मगधीराज कहा है तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। तीसरा आता है अरागुंडी, आंध्र प्रदेश से। इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं, दाएं से बाएं अर्थात ब्रुष्टोपन लिपि में है दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं अशोक के पृथक अभिलेख। ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रथम पृथक लेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगर के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी आकरण, कैद या यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष उज्जैन व तक्षशिला के प्रति 3रे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। दूसरा पृथक लेख, इसमें भी अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अब देखते हैं अशोक के वृहत शिलालेख। इन लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला दिल्ली मेरठ, जिसमें लिखा है यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। दिल्ली टोपरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने भी इसका सबसे पहले यही अभिलेख पढ़ा था, दिल्ली से टोपरा। यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये बात आती है एग्जाम में दोस्तों। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद जिले में किले में रखा गया था दोस्तों। आगे बढ़ें और देखते हैं दोस्तों अशोक के लघु स्तंभ लेख, जिसमें सांची, रुमिनदेई और निगाली सागर स्तंभ लेख देखने को दोस्तों मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बारे में दोस्तों पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन। मौर्य, जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं, अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों अर्धमागधी का प्रयोग किया है। आगे देखें, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये मैंने पहले ही बताया था। पहले सुसीम को भेजा था, फिर अशोक को भेजा था, तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को, ये आपसे मैंने बता ही दिया, बौद्ध धर्म को। सांची का स्तूप किसने बनवा? अशोक ने बनवा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था, यह आपको पता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि भी कह देते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप, जो मैंने बताया था 1837 में पढ़ा था, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक, ये बताया मैंने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुण के तीव्र आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो दोस्तों अशोक, क्योंकि मुख्यतः अशोक के ही बारे में पढ़ने को मिलता है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, ये आपसे बताया शिलालेख। 13वें में कलिंग का आपने पता ही है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन, जैसे कि मैंने बताया अवंती, उसकी राजधानी तोसाली थी। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का अशोक विवरण मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपको महावंश में दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ 15 प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और बार बार इस वीडियो को देखिए। मौर्य साम्राज्य से बाहर इस पीडीएफ से बाहर या इस वीडियो से बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ में कमेंट बॉक्स में ऐड करवा दूँ दोस्तों। बार बार आप इसकी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।